हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। और ये पॉडकास्ट एपिसोड हिंदी में है। तो पहले मैं कोशिश करती थी कि मैं हर शब्द हिंदी में बोलूं, पर हमारा जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी इंग्लिश है और हम सब पढ़े लिखे हैं। तो मैंने सोचा कि इतना भी हिंदी हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सब बोलते हैं। सब आजकल सबकी हिंदी में कुछ ना कुछ इंग्लिश ज़रूर होता है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई अपने सुबह वाले पॉडकास्ट एपिसोड करने के बाद, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इतने दिनों से जो मैं वो आइडियल टाइम ढूंढ रही थी पॉडकास्ट बनाने का, वो अब आ ही गया है। तो एक और पॉडकास्ट झटपट से बना डालूं। और बहुत सारी बातें चल रही थी मेरे जहन में, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ब्लिंक ऑफ एन आई का जो पेज है उसमें हमने बहुत सारे रिव्यूज़ डाले। और हमने एक नया सेक्शन भी शुरू किया, जो कि है एड रिव्यूज़ का सेक्शन, जो कि नया है। बहुत बारी हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐड का भी रिव्यूज़ करें, पर हम कब मजबूर हो गए ऐड के रिव्यूज़ करने के लिए। वो कुछ ऐसा हुआ कि जब ऐड की भी ट्रोलिंग होने लगी, और वो हुई एयू बैंक की का जो ऐड था, आमिर खान और कियारा आडवाणी का, जो कि एक दिवाली ऐड था। उसकी जब ट्रोलिंग हुई, जिसमें आमिर खान की विदाई हो रही है और उनका गृह प्रवेश हो रहा है, और आई थिंक विवेक अग्निहोत्री ने भी उस पर कुछ बोला कि हमारा इंडियन कल्चर और समथिंग। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि कौन कौन सी बेटी है इस भारत देश की जो कहती है कि नहीं, मैं खुश हूँ कि बंदियों की या मेरी विदाई होती है और बंदों की नहीं होती है। अगर कहती हैं तो हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं। जब मैं हम बोल रही हूँ तो हम मेरे साथ बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और हम ऑफ द लाइन बहुत लोगों से इनपुट लेते हैं। तो जो हमारी चीफ एडवाइज़र हैं ब्लिंक ऑफ एन आई की, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने सीधा बोला कि अब ये जो रूल आ गया है लड़के की विदाई की, तो ये कब से होगा। एज इन जैसे हमारा पे कमीशन आता है तो हम बोलते हैं इससे पहले जितने लोग थे उनको ये मिलेगा, इस डेट के पहले जो भी था उन सबको न्याय मिलेगा। तो ये जो लड़कों की विदाई वाला न्याय है, ये कब से होगा? 1979, 1985, 1992? बिकॉज एवरीबडी नीड्स जस्टिस। क्योंकि ये तो अपने आप में एक अब्यूज रहा है कि रातों रात एक लड़की बहू बन जाती है और हम सारी अच्छी चीजें परोस देते हैं कल्चर के नाम पर उन सारी चीज़ों को अनदेखी कर देते हैं ताकि हमारी गृहस्थी बसी रहे, कि हमें कितने प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूं आज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब लड़की की विदाई हो जाती है तो कहते हैं कि आप दूसरे कुल में आ गई हैं। और जो आपकी फैमिली है, जो आपकी पेरेंटल हाउस है, वहाँ पे जब कोई सुख या दुख होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई और यहाँ पर कुछ शुभ चल रहा है, और अगर लड़की उदास है या वो रो पड़ी, तो कहते हैं अरे तुमने तो अपशकुन कर दिया, वो तो तुम्हारे पीहर का या मायके का मामला था, तुम यहाँ रोकर कुछ गड़बड़ मत करो, खुश रहो, तुम्हारे घर में तो सब खुश हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा वाला डबल स्टैंडर्ड है, जिससे हर लड़की जूझ रही है। और अपने दुख के पल में भी वो अपने ससुराल को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती, अपने पति को कम्युनिकेट नहीं कर पाती कि सुनो, मैं दुखी हूँ, समझ आ रहा है क्या? तो दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी ओर नाव्या नंदा के पॉडकास्ट एपिसोड में जया बच्चन आके कह रही हैं कि आई एम ओके विथ एवरीथिंग। आप लोग सुन लीजिएगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। अ, हाँ, बस ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर हम आई एम ओके ना भी बोलें तो भी जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है। बात आती है, ये जब एयू बैंक का हुआ तो मुझे कश्मीर फाइल्स का जहन आया कि कश्मीर फाइल्स, ये जो विवेक अग्निहोत्री अब हर चीज़ में बोल रहे हैं, हर चीज़ में कल्चर याद करा देते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री जी को ये आई डोंट नो, कश्मीर फाइल्स का भी हमने रिव्यू किया था और बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू किया। उसमें हमने कहीं भी नहीं लिखा है कि मूवी बहुत अच्छी बनी है। नहीं, मूवी तो एक डॉक्यूमेंट्री लग रही है और मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी। हाँ, जो फैक्ट है वो सही है, अनुपम खेर की एक्टिंग बहुत औसम है, बहुत कुछ औसम है। तो बोलने का बस इतना मतलब है कि अगर हम सब अपने काम से काम रखें तो इंडिया में बहुत पीस रहेगा। अ, दूसरी बात, कंट्रोवर्सी की बात हो रही है आज, और बॉयकॉट और ट्रोलिंग की बात हो रही है आज। कुछ ऐसा ही छिड़ सा गया है।
तो हाँ, तो मैं बात करना चाहूँगी ब्रह्मास्त्र का। तो जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई, ऑफ कोर्स वो भी बॉयकॉट बॉयकॉट चल रहा था। अब ब्रह्मास्त्र में क्या अच्छा था? देखिए, क्या बुरा था पे तो लोग बहुत बोल चुके हैं, क्या अच्छा था? तो मैं नहीं कहूँगी वीएफएक्स बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अ, अगर हम इतनी सारी मूवीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं पास्ट में, जिसमें विच डजंट मेक एनी सेंस, यू नो, देर आर सो मैनी, इतनी सारी मूवीज हैं जिसमें कोई सेंस नहीं है, पर हम जो कहते हैं ना नाटक के रूपांतरण, हम जब किरदार में होते हैं तो हम बस उस किरदार को एंजॉय करते हैं, हम उस एक क्या कहते हैं ना काल्पनिक घटना को एंजॉय करते हैं। हम कब से उसमें सच ढूंढने लगे? तो अगर ब्रह्मास्त्र एक स्टोरी है जिसको आयान मुखर्जी जैसे एक यंग इंसान ने इतनी खूबसूरती से बनाया है, जिसमें हर कड़ी जुड़ रही है, हर चीज समझ आ रहा है, देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी, इतने काम और इतने सालों के बाद भी वो कहीं बीच में गुम नहीं गई, वो बिल्कुल वैसी है, साफ है, सब समझ आ रहा है। अ, तो उनकी तारीफ क्यों ना हो? और दूसरी बात यह है कि हमारे कल्चर को उन्होंने दिखाया है। हम रामायण को देखकर खुश हुए, हम जब महाभारत आया हम उसको देखकर खुश हुए, तो हम ब्रह्मास्त्र को देखकर खुश क्यों नहीं हो सकते? फिर उसमें शाहरुख खान का जो रोल है, या मोनी रॉय का जो रोल है, या मैं बोलूंगी अमिताभ बच्चन का जो रोल है, इतना अच्छा है वो, तो उसकी हम तारीफ कैसे नहीं करें? इवन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का भी रोल अच्छा है। बस फर्क इतना है कि आलिया भट्ट की जगह अगर आप पूछें कि क्या कोई और एक्ट्रेस आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। क्या रणबीर कपूर जो एक्टिंग कर रहे थे उसकी जगह कोई और आता तो यही होता? बिल्कुल होता। तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग करी है उसके जगह पर कोई और इसलिए फिट हो सकता था क्योंकि उन्होंने जो उनको जो उनका जो रोल था वो ऐसा कुछ कमाल या धमाल नहीं था कि वो नहीं होते तो कुछ गजब हो जाता, बिल्कुल भी नहीं, ये कहना झूठ होगा। तो ब्रह्मास्त्र अपनी जगह पर ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सपेक्ट क्या करना चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारी मूवी बहुत अच्छी है, तो मुझे आप एक इंसान बताइए जो मूवी बनाता है और बोलता है मेरी मूवी खराब है, मेरी मूवी खराब है, कोई नहीं बोलता। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ नहीं बोलता? तो मैं उनके साइड नहीं हूँ, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक इंसान उठ के दूसरे को की निंदा करता है, दूसरा उठ के पहले की निंदा करता है। आई डोंट नो वाई कांट वी अप्रिशिएट जो चीज़ है उसकी उसमें अच्छाई देखो और आगे बढ़ चलो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इवन लाल सिंह चड्ढा में लोगों ने बोला कि अरे क्या मूवी बना दी, इतनी बेहतरीन मूवी है, उन्होंने पहले बता दिया कि भाई हम इसका रीमेक बना रहे हैं। उन्होंने पहले बता दिया कि जो करीना कपूर का जो किरदार है वो इंडिया एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो वेस्टर्न मूवी का रीमेक है। अब उसमें जो दिखाया गया है उसी को दिखाएंगे वो। अब आपको आपकी एक्ट्रेस वैसी नहीं चाहिए, आपको आपकी एक्ट्रेस परफेक्ट चाहिए, आई गेट इट, पर नहीं है इसमें उनका वो रोल। दूसरी बात जो है कि क्या कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा में अब आप बोल रहे हैं कि एक मेंटली रिटार्डेड या मेंटली इल इंसान कैसे चला गया आर्मी या नेवी में, तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो मेंटली चैलेंज्ड थे। एक सीन दिखाया गया कि उनकी माँ जाके बोल रही हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, और जो प्रिंसिपल है बोल रहा है नहीं तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है। कहाँ बोला गया है कि वो मेंटली ठीक नहीं है? कहीं पे कोई पेपर है, कहीं पे कोई नोट है? नहीं, भावनाओं को समझो, कहीं पे भी बोला नहीं गया है। दूसरी बात जो बोली गई है कि वो अरे वो जाता है वॉर पे तो वो सबको उठाता है, तो वो एक पाकिस्तानी को भी उठा कर ले आता है। ठीक है, लेकर आ जाता है। आपको ये लगता है कि उसने आमिर खान रिसर्च करना भूल गए होंगे? उस मूवी के लोग रिसर्च करना भूल गए होंगे? उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, और ये इंडिया में होता है। अब वो जो उठा के ले आए हैं उसमें बस वो ये दिखाना चाहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा एक बड़ा दरिया दिली इंसान था, उसने एक अपाहिज उसको भी उठाकर ले आया, पाकिस्तानी को भी उठाकर ले आया, तो ठीक है, वो भी उन्होंने आगे क्लैरिफाई कर दिया। मतलब बुराई करनी चाहिए, पॉइंट निकालना चाहिए, पर निकले तो निकालना चाहिए, जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। तो लाल सिंह चड्ढा उन्होंने जो सोच के बनाया वो बिल्कुल वैसी है। बाकी मैं
बॉयकॉट और ट्रोलिंग के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर अभी ऐसी परिस्थिति है जहां पर लोगों के पास नौकरी नहीं है या कमाई नहीं हो रही या धंधा कम है, उसमें मैं लोगों को नहीं प्रमोट करूंगी कि जाइए और मूवी हॉल में देख कर आइए, जाइए और मूवी हॉल में देख कर आइए। नहीं, बिल्कुल भी मत देख कर आइए। आप मूवी को घर पर देखिए, इंतजार करिए ओटीटी पे आए तब देखिए। जो पैसा आप हॉल में लगाने जा रहे हैं उसके उसका आप तेल खरीद लीजिए, चीनी नमक खरीद लीजिए, बिकॉज दैट इज लाइफ। लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट पे खर्च करना है, पर कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, बहुत ज़रूरी है। आ, फिर मुझे जिक्र करना, एक और ऐड आया है, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, रणबीर कपूर और अनन्या पांडे वाला। अब उसमें ट्रोलिंग कर रहे हैं कि एज डिफरेंस देखो। सीरियसली, हम कब से मूवी और स्क्रीन और रियल लाइफ का एज डिफरेंस कैलकुलेट करने लग गए? मतलब अगर आप पास्ट में जाएं, कितनी सारी एक्ट्रेसेस बड़ी होती थी एक्टर्स से, कितने सारे एक्टर्स 20-20 साल बड़े होते थे एक्ट्रेसेस से, तब तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। अब आप एक रील और एक एड पे एज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको कुछ बोलना है। मतलब डजंट मेक एनी सेंस। वो एड बहुत ही खूबसूरत है और तरुण तिहलानी का ब्रांड है वो, मेंस वेयर ब्रांड। और या फेस्टिव क्लोथिंग वाला, यस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा फॉर सम रीजन। तो इसी तरीके से ट्रू कॉलर का एक ऐड आया जिसका हमने रिव्यू किया, जिसमें uh, बुरी नजर वाले तेरा मुंह लाल, समथिंग लाइक दैट। उसमें वही बोल रहे हैं कि जो धोखा देता है वो इंसान वो क्या अ, बुरा लगता है। मतलब आज के कलयुग में जो हम धोखा खा रहे हैं, हम सारे पढ़े लिखे समझदार लोग, वो किससे खा रहे हैं? वो सारे पढ़े लिखे और समझदार लोगों से ही धोखा खा रहे हैं। क्योंकि अगर अभी मैं खड़ी हूँ और मैं आपको गुमराह कर रही हूँ तो आप बोलोगे अरे इसकी शक्ल से तो नहीं लगता कि ये गुमराह करेगी, अरे पढ़ी लिखी लगती है, अरे इसका इंस्टाग्राम देख के तो लगता है अच्छे खानदान की होगी। तो अब ये जो धोखे का जो पैकेजिंग है, जो कवर है, वो भी बड़ा डिफरेंट हो गया है, इसलिए हम सब धोखा खा रहे हैं। तो अपने डिजिटल मनी, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, एटीएम पिन, नौकरी के चक्कर में कहीं भी इधर उधर, कहीं भी मत फंसिए, क्योंकि अभी बहुत ही चोरी वाला वक्त चल रहा है। और कोई भी नहीं चाहता कि सामने से आके बोले कि वक्त अभी खराब है, पर वक्त सचमुच में खराब चल रहा है। इवन मैंने दिवाली वाले टाइम में भी अपने लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड में जिक्र किया कि एनर्जी बहुत हैवी थी। सो आई डू बिलीव कि एक तो हम सेलिब्रेट बहुत कर रहे हैं पर एनर्जी थोड़ी हैवी है, क्योंकि आसपास लोग बहुत दुखी हैं और उसी में चलते जाना ही जिंदगी का नाम है। इसके बाद मेरे जहन में आता है कि एक चीज़ बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, कॉफ़ी विद करण। तो कॉफ़ी विद करण सीज़न 7 के मैंने सारे एपिसोड्स के रिव्यू किए। अ, हमने किए ब्लिंक ऑफ एन आई पेज पे, बोई ने किया। और उसमें सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि सडनली वो कॉफ़ी विद करण सीज़न 7 ऐसा लगा कि सडनली जो लगा, मैं बस वो बता सकती हूँ, ख़त्म हो गया, बंद कर दिया उन्होंने। और उसमें गौरी खान वाला जो एपिसोड था उसका रिव्यू हमने नहीं किया, क्योंकि वो हमें बड़ा स्क्रिप्टेड लगा कि गौरी खान आएंगी, उनसे गिन के ये 2 सवाल पूछेंगे, उसका वो जवाब देंगी, फिर महीप आ जाएंगी और एक और, सॉरी, चंकी पांडे की वाइफ और संजय कपूर की वाइफ, या आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई एम सो सॉरी। तो वो आ जाएंगी और फिर ये लोग अपनी फ्रेंडशिप गोल्स डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है करण जौहर की, सबसे इंटरेस्टिंग बात करण जौहर की ये है कि वो सबके लिए खड़े रहते हैं। तो बॉलीवुड में ही जन्म हुआ है, वहीं पले बड़े हैं, सबका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। किसको क्या पहनना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। तो हमें हर, आई थिंक हर इंसान को अपनी लाइफ में एक करण जौहर चाहिए, जो उसका पायलट बन जाए, जो उसको बोले कि तू दुखी मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। पर ये ज़रूर मुझे फील हुआ कि कॉफ़ी विद करण, और ये मैंने डिस्कस किया लोगों से, तो कुछ नाम मेरे सामने आए, मेरी जहन में आए कि क्यों आयुष्मान खुराना नहीं आए, क्यों अपार शक्ति खुराना नहीं आए।
अ, क्यों मनोज बाजपेयी कभी नहीं आते, पंकज त्रिपाठी नहीं आते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं आते, अ, और कौन से नाम लूँ, क्यों बॉबी देओल नहीं आए, अ, क्यों विक्रांत मसीह नहीं आए, क्यों राजकुमार राव नहीं आए, अ, ऐसे ही अभिषेक बच्चन नहीं आते, ठीक है, हो सकता है पूछा हो, मना कर दिया हो, पर इतने सारे सब सारे लोगों ने कार्तिक आर्यन नहीं आए ब्लॉकबस्टर देने के बाद, अम, अनुपम खेर नहीं आते। बहुत सारे नाम है, शायद यही शाम हो जाए। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। और जाते जाते क्योंकि वक्त हो गया है, ऑलरेडी 15 मिनट और 48 सेकेंड से मैं बोल रही हूँ, पर जाते जाते मैं एक सोशल कॉज का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। और क्या हुआ कि आज मैं अपनी हेल्पर से बात कर रही थी और 2 दिन पहले ना वो बहुत ही फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुझे डांट दिया था तो इसलिए तू फूट फूट के रो रही थी, क्या प्रॉब्लम है मुझे बता। तो उसने बहुत उस दिन वो उसने देखा कि अरे ये दीदी तो बहुत ही परेशान हो गई हैं और मुझे इनको बताना ही पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बताया कि बस एक लाइन बोला रोते-रोते और सिसकी लेकर रो रही थी कि आपकी वज़ह से नहीं रो रही हूँ। तो अब 2 दिन गुज़र गए तो वो अचानक से बात करने लगी और उसने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ और जब भी हमारे गाँव से खबर आती है कि किसी भी मेरी बहन या सहेली या किसी भी मुस्लिम बंदी के हस्बैंड, क्योंकि उनमें 4 शादियाँ अलाउड हैं, तो वो एक और शादी कर लेता है तो हम सारे रोने लगते हैं एंड वी गेट इनसिक्योर्ड, हम सारे इनसिक्योर्ड हो जाते हैं कि कहीं हमारा आदमी भी तो शादी नहीं कर लेगा। और यही कारण है कि हमारे साथ गलत होता है, हम गलत सहते हैं पर हम कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम गलती से भी कुछ बोल देंगे ना अपने आदमी को तो वो जाके दूसरी शादी कर लेगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया का लॉ तो चेंज हो रहा है, जस्टिस हो गया है, किसी भी कल्चर में अब 3-4 शादी नहीं हो रही है। अब देखिए शाहरुख खान ने भी एक ही शादी की, सलमान खान ने तो की ही नहीं, ये वो आप बोलेंगे, आप मुझे लॉजिक देंगे। पर जैसे बिजली शहर में आ गया था पर गांव-गांव तक नहीं पहुंचा, वैसे ये जो अवेयरनेस है ये अभी तक गांव-गांव में नहीं पहुंचा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे मिलकर इसके ऊपर भी काम करें, इनको भी स्ट्रेंथ दें और इनको बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, और इनको तरीके बताएं कि ऐसा कैसे नहीं होगा, अ, क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। तो मुझे ज़रूर लिखें। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in, BLINKOFANEYE.in पर, या आप यूट्यूब के पे इस पॉडकास्ट एपिसोड के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ने के बाद। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। तारीख वही है, 2 नवंबर 2022, और वक्त हुआ है शाम का समय है 7:03। जगह क्या है? नई दिल्ली, गुड़गांव। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। बाय।